नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंजीनियर मुकेश में। हमने पिछली वीडियो में जो कि ग्राम विकास अधिकारी का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक जनसंख्या को कंप्लीट किया था और हमने जनसंख्या में लिंगानुपात, साक्षरता, उन सभी टॉपिकों की चर्चा की थी। तो जनसंख्या टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आता है अपना बेरोजगारी एवं दरिद्रता। और बेरोजगारी टॉपिक इसमें पिछली बार भी एक क्वेश्चन बना था, एक या दो क्वेश्चन अब की बार भी बनने के पूरी चांसेस है, एक या दो क्वेश्चन। तो हम चर्चा करते हैं बेरोजगारी पर चर्चा करने से पहले हम कुछ टर्म है उनके बारे में जानते हैं। पहली टर्म है श्रम शक्ति। और ये श्रम शक्ति उन व्यक्तियों को गिनेंगे जिनकी उम्र 15 से 59 ईयर, मतलब 15 से 59 ईयर के बीच में आते हैं, उनको गिनेंगे हम। यानी कि जिनकी उम्र 15 से 59 साल के बीच में है उनको हम श्रम शक्ति में गिनेंगे। तो इसमें इस श्रम शक्ति को डिनोट करते हैं, हम देखेंगे राज्य में यानी कि राजस्थान में इसको एक टर्म में बोलते हैं WPR। इसकी फुल फॉर्म होती है वर्क पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि इसको बोल देंगे हम कार्यशील जनसंख्या। जो काम कर सकती है उसको लेंगे कार्यशील जनसंख्या। और हम देखेंगे कार्यशील जनसंख्या राजस्थान में कितनी है, 43.6%, यानी कि लगभग 3 करोड़। या एक टर्म इसमें यह भी लिख सकते हैं, यानी कि 299 लाख है, लगभग 3 करोड़ ले लेते हैं हम इसको। यानी कि राजस्थान में वर्तमान में WPR यानी कि कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 43.6% है। और इंडिया की WPR कितनी है, ये 39.88% है। यानी कि राजस्थान की इंडिया से प्लस है WPR। तो हम देखेंगे राजस्थान में मैक्सिमम WPR और मिनिमम WPR, यानी कि मैक्स कार्यशील जनसंख्या कहाँ पर है, वह प्रतापगढ़ के अंदर, और मिनिमम जयपुर में। प्रतापगढ़ में मैक्सिमम 55.5% है और यहाँ पे 37.2% है। यानी कि प्रतापगढ़ में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से 55 व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्यशील है, यानी कि जिनकी उम्र 15 से 60 साल के बीच में है, ये मान सकते हैं हम। और राजस्थान में फिर देखेंगे हम ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र। पहले लेंगे ग्रामीण क्षेत्र, फिर लेंगे शहरी क्षेत्र। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके सीधे बनेंगे, वो भी कथनों से या डायरेक्ट। तो ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की WPR कितनी है और शहरी क्षेत्र की WPR कितनी है। ग्रामीण क्षेत्र की WPR है 47.3% और शहरी की है 32.3%। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की WPR शहरी क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 15% ज़्यादा है। यानी कि ग्रामीण लोग 100 में से 15 लोग ज़्यादा कार्यशील हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे मेल और फीमेल, पुरुष और महिला कार्यशील। तो पुरुष राजस्थान में पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या है 51.5% और महिलाओं की 35.1% है। ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्षेत्रवार देख लेते हैं। क्षेत्रवार यानी कि क्षेत्रवार प्रतिशत WPR।
क्षेत्रफल में 4 कैटेगरी है, 1 2 3 4। पहली कैटेगरी है किसान, जिसके पास खुद की जमीन हो। दूसरा है खेतिहर मजदूर, जिसको हम स्थानीय भाषा में चौथिया पांचिया, यानी कि जिसकी खुद की जमीन न हो और वह दूसरे की जमीन पर काश्तकारी करता हो। तीसरा है घरेलू उद्योगों में जो संलग्न है, जिसका मतलब कोई घरेलू उद्योग। चौथा है अन्य श्रमिक, जो ईंट भट्टे या कुछ अलग जगह काम करते हैं, वो अन्य श्रमिक में आते हैं। तो राजस्थान में इनका प्रतिशत और भारत में इनका प्रतिशत है, हम देखेंगे। राजस्थान में किसान जिसकी खुद की ज़मीन है वो 45.6%। खेतिहर मजदूर की प्रतिशत कितना है, 16.5%। घरेलू उद्योगों में 2.4% लोग, और अन्य श्रमिक कितने हैं, 35.5%। और भारत में जिनके पास खुद की ज़मीन है वो 24.6% किसान ही हैं। खेतिहर मजदूर 30%, दूसरों की पड़त भूमि भी करते हैं 3.8%, जिनके घरेलू उद्योग है, और अन्य श्रमिक है 41.6%। ये आंकड़े आपको याद रखने होंगे। किसान 45.6% और खेतिहर मजदूर। अब इन दोनों व्यक्तियों को जोड़ेंगे, 45.6 और 16.5, तो ये लगभग आते हैं 62.1%। यानी कि राजस्थान की 62% जनसंख्या खेती पर निर्भर है, यानी कि कृषि पर निर्भर है। ये आंकड़ा कैसे निकाल, किसान और खेतिहर मजदूर जो कि जमीन पे कार्य करते हैं, उनको जोड़ा तो 62% जनसंख्या ऐसी है जो कृषि पर निर्भर करती है। और इनमें अगर बच्चे व बूढ़े भी जोड़ दें तो ये लगभग 70% के करीब पहुंच जाता है। यानी कि राजस्थान में 100 में से 70% जनसंख्या ऐसी है जो खेतीबाड़ी पे निर्भर करती है। और इनमें कार्यशील जनसंख्या में ये कार्यशील जनसंख्या जो आपने विवरण किया है, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इनकी अर्थव्यवस्था में किसका कितना योगदान है। इसमें हम बालक, वृद्ध, बीमार व विकलांग को काउंट नहीं करते, इनको काउंट नहीं करते। तो इनको काउंट नहीं करने पर अपनी जनसंख्या आ रही है 62.1%, जो कि खेती पर निर्भर करती है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में खेती पर निर्भर करने वाले कितने प्रतिशत किसान हैं, तो वह है 62.1%। अब आ गया था श्रमिक वर्गीकरण। श्रमिक मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक तो मुख्य, दूसरा सीमांत। मुख्य श्रमिक होता है, दूसरा होता है सीमांत श्रमिक। मुख्य श्रमिक वो होता है जिसको 183 दिन या 6 माह से अधिक दिन रोजगार और दूसरा हो जाएगा 183 दिन और 6 माह से कम दिन रोजगार, वो श्रमिक वर्गीकरण सीमांत में आ जाएगा। और मुख्य 183 दिनों से ऊपर। राजस्थान में आंकड़े देखें तो मुख्य का प्रतिशत और सीमांत श्रमिक का प्रतिशत। मुख्य श्रमिक का प्रतिशत है 70.5% और सीमांत का है 29.5%। ये आंकड़े आपको याद रखनी है। अब हमने देखा कि मुख्य श्रमिक जो कि जनसंख्या का कितना है
70.5%। उसमें से मैक्स है जयपुर में और मिनिमम है डूंगरपुर। जिसमें 83.6% और ये है मिनिमम डूंगरपुर वाला 33.7%। और ये आंकड़ा मुख्य श्रमिक का ग्रामीण में और शहरी में और देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में है 66.3% और शहरी में 88.8%। अब लेते हैं हम सीमांत श्रमिक। जो कि था 29.5% और मैक्स डूंगरपुर। यह आंकड़ा उल्टा हो जाएगा और मिनिमम है जयपुर। ग्रामीण देख लेते हैं। ग्रामीण है 33.7% और शहरी है 11.2%। अब अगला टॉपिक अगला देखते हैं। भी राज्य में आश्रितता का अनुपात है। राजस्थान में आश्रितता का अनुपात है तो वह 1.29, यानी कि एक व्यक्ति पर 1.29 व्यक्ति निर्भर है, यानी कि 56.4% जनसंख्या तो है निर्भर या आश्रित। और हमने देखा था कार्यशील जनसंख्या कितनी थी 43.6% कार्यशील जनसंख्या। तो देखें भी 43.6% पर 56% लोग निर्भर होंगे तो ये रेशियो यही है 1.29 का। और इस निर्भरता को संतुलित करने के लिए उपाय किए गए हैं। वो उपाय देख लेते हैं हम। निर्भरता के अनुपात को संतुलित करने के लिए के उपाय। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय परिवार नियोजन। दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास। तीसरा राज्य के आर्थिक संसाधनों का विकास। चौथा है परियोजनाएं एवं विकास कार्य। तो इनको समझते हैं किस प्रकार है। परिवार नियोजन यानी कि परिवार नियोजन क्या होते हैं? इसमें क्या करते हैं? सकल प्रजनन दर देखते हैं पहले। टोटल फर्टिलिटी रेट TFR। ये अभी क्या है 2.9 है, यानी कि 10 जोड़े पति पत्नी, यानी कि 10 जोड़े हैं तो वो 29 बच्चों को जन्म दे रहे हैं अभी। और भारत सरकार की तरफ से आदर्श कितनी है? आदर्श TFR कितनी है? 2.2 ही है, यानी कि 10 जोड़ों पे 22 बच्चे। तो परिवार नियोजन लगाकर भी हम निर्भरता के अनुपात को कम कर सकते हैं। दूसरा है सामाजिक आर्थिक विकास। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, आवास जैसी व्यवस्थाओं को हम उच्चतर स्तर पर ले जाकर भी निर्भरता के अनुपात को संतुलित कर सकते हैं। राज्य के आर्थिक संसाधनों का विकास, यानी कि आर्थिक संसाधनों का विकास होगा तब रोजगार बढ़ेगा तो ये निर्भरता कम होगी। परियोजनाएं में विकास कार्य
जो परियोजनाएं वे विकास कार्य राजस्थान या मतलब जो भी राज्य सरकारें चला रही है उनको प्रभावी क्रियान्वयन जब किया जाएगा तब जाकर ये निर्भरता का अनुपात संतुलित होगा। और हमने अभी देख लिया, तो अब हमने अगला देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी टॉपिक देखते हैं अभी। बेरोजगारी में क्या है? बेरोजगारी के दो आंकड़ों के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला तो है मानव विकास सूचकांक, दूसरा है CMIE रिपोर्ट के रोजगार व बेरोजगार रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें तीन देखते हैं। पहले देखते हैं साक्षरता, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, थर्ड नंबर है जीवन प्रत्याशा। और इनकी जो न्यूनतम रिपोर्ट है जिसमें राजस्थान का 17वीं पोजीशन है, ये आपको याद रखनी होगी। 17वीं पोजीशन न्यूनतम रिपोर्ट में बेरोजगारी के मामले में एक क्वेश्चन बन सकता है। और CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसको फुल फॉर्म लिख लेते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। और इसकी 2021 की रिपोर्ट देखते हैं हम, जिसमें बेरोजगारी दर हम दो पड़ोसी राज्य सबसे ऊपर हैं। पहला हरियाणा है, दूसरा राजस्थान। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। हरियाणा में तो है 35.7% बेरोजगारी और राजस्थान में 26.7, यानी कि 100 बच्चों में 27 बच्चे लगभग राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बेरोजगार है। तैयारी तो उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, पर कोई जॉब लगा हुआ है, कोई काम लगा हुआ है, उसमें बेरोजगार कितना है? 26.7% है। अब हम आगे जानते हैं मूल्य सूचकांक के बारे में। बेरोजगारी के दो आंकड़े देख लिए हम, अब मूल्य सूचकांक, उससे हम दरिद्रता के बारे में पता लगाएंगे। मूल्य सूचकांक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। मूल्य सूचकांक थोक, पहला थोक, दूसरा है खुदरा, यानी कि होलसेल, थोक आपको पता है होलसेल के बारे में, और खुदरा रिटेल प्राइस। इनका क्षेत्र मापने के लिए WPI और CPI, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। काम में लेते हैं, यानी कि थोक व खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए, WPI और CPI का उपयोग में लेते हैं। और ये जारी किसके द्वारा की जाती है? आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय द्वारा।
DES द्वारा। पहला है थोक मूल्य सूचकांक, इसके बारे में जानते हैं। WPI, इसमें आपको मेन तो याद रखना है आधार वर्ष, कब से कब, 1999 से 2000। और वस्तुएं कितनी शामिल है, 154 वस्तुएं शामिल है। मैंने क्वालिटी एजुकेशन का टेस्ट लगाया तो उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रखा था ये कि थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं शामिल है, तो 154 वस्तुएं शामिल है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें 4 प्रकार के सूचकांक तैयार किए जाते हैं। पहला तो है ये औद्योगिक श्रमिकों के लिए, दूसरा है ग्रामीण श्रमिकों के लिए, तीसरा है ग्रामीण व शहरी, यानी कि जो ग्रामीण श्रमिक शहर में जाकर काम करते हैं। चौथा है कृषि श्रमिक का, इनके बारे में जानते हैं। तो इनका औद्योगिक श्रमिकों के लिए आधार वर्ष जरूरी है, ये है 2016। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा, जो कि शिमला में उसके द्वारा। और ये जारी कब किया जाता है, जनवरी से दिसंबर का। ग्रामीण के लिए इसका आधार वर्ष वही है, और ये सिर्फ गाँवों के लिए, ग्रामीण है तो सिर्फ गाँवों के लिए, और ये जनवरी से दिसंबर के लिए। इसको भी श्रम ब्यूरो शिमला, ग्रामीण व शहरी, गाँव वाले जो शहर में जाकर काम करते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। और आधार वर्ष है इसका 2012, ये भी जनवरी से दिसंबर। ये कृषि श्रमिक, ये थोड़ा अलग है, इसका आधार वर्ष है 1986 से 87। और ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, न्यू दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें मेन है ये जुलाई टू जून के लिए जारी किया जाता है। ये सभी जनवरी टू दिसंबर था, ये जुलाई टू जून है, ये इसमें अलग है। तो हमने मूल्य सूचकांक के बारे में देखा, जो कि थोक व खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को मापने के लिए जारी किया जाता है। पहला है WPI, दूसरा CPI। WPI में आधार वर्ष है 99 से 2000, 154 वस्तुएं शामिल है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4 मूल्य सूचकांक शामिल है। पहला औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी किया जाता है, दूसरा ग्रामीण, तीसरा ग्रामीण व शहरी, चौथा कृषि। औद्योगिक में आधार वर्ष 2016, ग्रामीण में आधार वर्ष का शायद मुझे मेरा रह गया, या आप कमेंट कर देना अगर आपको पता हो तो। और ये जनवरी टू दिसंबर है, ग्रामीण है आधार वर्ष 2012, और कृषि का है 1986 to 87, और ये जुलाई टू जून के लिए जारी किया जाता है। अब हम देखते हैं दरिद्रता के बारे में। अगला टॉपिक है दरिद्रता। इसमें देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। जानते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। प्रति व्यक्ति होती है शुद्ध घरेलू उत्पाद, बटा जनसंख्या, कुल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या। और शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, जो आपने आर्थिक रिपोर्ट में देखा होगा। उसमें से मशीनी, उसमें से जो खर्चा लगा वो निकाल देंगे तो ये आ जाएगा
शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो स्थिर कीमत पर प्रति व्यक्ति आय, स्थिर कीमत यानी कि 2011-12 और प्रचलित यानी कि वर्तमान प्रति व्यक्ति आय देखें तो 2020-21 में कितनी है, यह स्थिर कीमत पर है 72,297 और प्रचलित कीमत पर है 1,09,386, जो पिछले साल के मुकाबले ये तो -7.77% कम हुई है और प्रचलित कीमत पर कम हुई है -5.29% है। ये भी इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी होगी, ये आंकड़े याद रखने होंगे। एक तो सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े, एक प्रति व्यक्ति आय और कितनी कमी कितनी वृद्धि, ये आपको आंकड़े याद रखने होंगे। ये सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय आपको अगली वीडियो में बता दूंगा मैं। तो ये दरिद्रता के बारे में। तो इसके बाद दरिद्रता में कुछ राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, उनको हमको पढ़ना जरूरी है। अगर वो योजनाएं हम पढ़ लेंगे तो शायद दरिद्रता से योजनाओं को रिलेटेड कर क्वेश्चन बना दे। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री युवा सबल योजना। ये शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए और लागू 1 फरवरी 2019 बेरोजगारी भत्ता और इसमें इनकी शर्तें पारिवारिक आय 2 लाख से कम, राशि कितनी मिलेगी, पुरुषों को मेल को 3,000 रुपये और अब की बार बजट में 1,000 रुपये बढ़ा दिए। ये बजट की घोषणा हुई थी 2021-22 में, तो मतलब 4,000। फीमेल एवं ट्रांसजेंडर को 3,500 पहले, 1,000 रुपये बजट में बढ़ा दिए, तो अभी 4,500 रुपये। ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगली योजना है विद्या संबल योजना। ये शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी विद्यालय में अध्यापन के लिए और लागू हुई थी 1 अप्रैल 2021 को। और ये जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में चुनाव होगा, इसका चयन होगा और वेतन मिलेगा 21,000 से 60,000 के मध्य। डीसी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चयन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा चयन। अगली है मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री, इसका कई बच्चे लाभ भी उठा रहे हैं, अनुवृत्ति कोचिंग योजना। इसकी घोषणा हुई थी 5 जून 2021 को। और विभाग, ये विभाग मेन है, इसका विभाग आपको याद रखना होगा। इसका विभाग है, कौन कौन से शामिल है इसमें, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। दूसरा है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तीसरा अल्पसंख्यक मामलात विभाग। विभाग के बारे में पटवारी में भी क्वेश्चन आया था, तो अब की बार भी बनने के पूरे चांसेस है। तो इनमें आय 8 लाख से कम हो और ये अवधि कितनी है, इसकी अवधि है
1 वर्ष के लिए। और आवास हेतु भी पैसे मिलेंगे और कोचिंग हेतु भी इसमें पैसे मिलेंगे। अगली योजनाएं दरिद्रता को मिटाने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। ये कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को और इसकी घोषणा हुई थी 12 जून 2021 को। और इसमें आपको शुरुआत में 1 लाख की राशि, फिर 18 वर्ष की आयु तक 2500 पर मंथ, 18 वर्ष पूर्ण पर 5 लाख की राशि। सुविधा 12वीं तक है, फ्री शिक्षा। और अम्बेडकर डीबीटी योजना के तहत आवासीय सुविधा। अगली है अम्बेडकर डीबीटी वोचर योजना। ये जनरल के बच्चों को छोड़कर सभी के लिए, इसमें जनरल वर्ग नहीं आएगा। उसके अलावा जो भी यूजी व डीजी के विद्यार्थी हैं उनको सभी को। और इनकी घोषणा हुई थी 23 मई 2021। ये सभी योजनाएं 2021 की। और इसका विभाग, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। राशि कितनी मिलेगी? संभाग स्तर पर तो है 7,000 रुपये पर मंथ, जिला स्तर पर है 5,000 रुपये पर मंथ। अवधि है 10 माह है, तो अवधि याद रख लेना आप इसकी। और मेरिट गत परीक्षा में मिनिमम 75% अंक के आधार पर। तो हमें अपने पिछले 2 वीडियो में पहले जनसंख्या, फिर साक्षरता, लिंगानुपात, बेरोजगारी, दरिद्रता, श्रम और काफ़ी योजनाएं। और अगली वीडियो में हम अकाल और बाकी के टॉपिक बचे हैं, अकाल, सूखा और मरुस्थलीकरण की समस्याएं के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक वीडियो आर्थिक समीक्षा पर भी, जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।